रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं? रक्त के परिसंचरण के तंत्र में कहीं रक्त का थक्का अगर जमा हो गया है तो उसकी स्थिति का पता लगाने में किसका प्रयोग किया जाता है? करो विचार जरा, पढ़ रखा होगा। किस समस्थानिक का प्रयोग करते हैं? सोडियम का, याद होगा, सोडियम 24 पढ़ रखा है, Na24, Na24 का प्रयोग करते हैं किसमें? शरीर में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए, है ना। रक्त का थक्का क्यों बन जाता है शरीर के अंदर? रक्त का थक्का विटामिन, गलत बातें बताओगे। रक्त का थक्का जो चोट लगने के बाद जो बनता है ना, तो वो है रक्त विटामिन के की कमी, के की हेल्प उसके कारण जमता है वो तो। अच्छा हाँ, अच्छा अब मैंने पूछा शरीर के अंदर देखो क्या होता है। जब अभी कोरोना के जो टीके लगे ना, कोरोना के जो टीके लगे तो ये बहुत शिकायत है कि बड़ा दर्द कर रहा। अब एक बात बताओ, क्या उसमें जहर घुला हुआ इंजेक्शन वो सीरम के अंदर जो शरीर में डाला गया है वो दर्द क्यों कर रहा है? वो तो जैसे लगाया शरीर में फैल गया, फिर वो दर्द क्यों कर रहा है? क्यों कि जब ये डॉक्टर लगाते हैं ना, जब किसी व्यक्ति को इतना सारा काम एक साथ दे दिया जाए ना तो वो मन लगा के नहीं करता उस काम को। जब व्यक्ति को बहुत सारा काम इकट्ठा देता तो वो मन लगा के नहीं करता। आपको अगर बुखार आ जाए और डॉक्टर से दवाई लिया है, शाम को कहेगा इंजेक्शन लगवा के जाइयो, आप इंजेक्शन लगाने के लेंगे, शीशी को खोल करके बड़े हिसाब के साथ लगाएगा, भरेगा, उसमें हवा तो नहीं रह गई है, जरा जरा से निकाल करके बिल्कुल हवा सारी निकाल देगा, दबाएगा, थोड़ी सी दवाई भी बाहर निकाल देगा और जब लगाएगा आराम के साथ। पढ़ रखा है। लेकिन क्या जब कोरोना का टीका लग रहा था उन्होंने ऐसा कार्य किया? भरा, लगा दिया। दर्द तो करेगा, क्यों करेगा? उसके कारण को समझो, क्यों करेगा दर्द? क्योंकि ये मनुष्य के शरीर के अंदर एक प्रोटीन पाई जाती है जिस प्रोटीन का नाम है हिपेरिन। हिपेरिन प्रोटीन, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हिपेरिन प्रोटीन पाई जाती है, हिपेरिन प्रोटीन। और पढ़ रखा है आपने कि परिसंचरण के समय में शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता, क्यों? आंसर हिपेरिन के कारण। परिसंचरण के समय में मतलब अगर शरीर में घूम रहा है, शरीर में के अंदर रक्त का थक्का नहीं, बर्फ में अगर दम जाए ना कोई व्यक्ति, 2 दिन बाद निकाल के लाओ, मरे भले ही जाओ, लेकिन अगर जिंदा है तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा। क्यों नहीं जमेगा? क्योंकि हिपेरिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसका निर्माण कहाँ होता है? हिपेरिन प्रोटीन का यकृत में। मनुष्य के शरीर में यकृत में हिपेरिन प्रोटीन का निर्माण होता है और ये जमने नहीं देता। और शरीर के बाहर निकल आए तो हिपेरिन काम करेगा क्या? नहीं। बाहर में अंदर में डिफरेंट क्या हो गया? बाहर आने में डिफरेंट हो, क्योंकि हवा लग गई, अब वायु एंट्री कर गई ना, वायु के संपर्क में आ गया। और वायु के संपर्क में काम करता है क्या हिपेरिन? नहीं करता। जब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया ना, उसने हवा निकाली क्या? सारी नहीं निकाली ना, उसने तो भरी सिरिंज, आधे पानी आधी हवा और लगा दिया शरीर के अंदर। जब लगाया तो हवा चली गई और जो हिपेरिन था, हिपेरिन काम नहीं करेगा। मतलब कुछ क्षेत्र में रक्त की जो कोशिकाएं हैं वो थक्का सा हल्का सा कुछ ब्लड जम जाएगा तो मांसपेशियों में रक्त सही से नहीं बह पाएगा, तो दर्द होगा कि नहीं होगा? अब कहने के दर्द हो रहा है, वो किसकी कमी है? इंजेक्शन की कमी है, वैक्सीन की कमी, के लगाने वाले की कमी है? तो लगाने वाले की कमी है। कई बार गांव का डॉक्टर भी अगर यही करता है, उसके पास जाता है, डॉक्टर साहब कल जो इंजेक्शन लगाया था बड़ा दर्द कर रहा था, क्या कहेगा डॉक्टर? वो डॉक्टर राय देगा कि आप गर्म रुबड़ का फोया करना और उससे सेक लेना, सिकाई कर लियो। क्योंकि आपसे ये थोड़ा ना कहेगा मेरी गलती थी, आपसे तो ना कहेगा सिकाई कर लिया, सही हो जाएगा। हम सिकाई करते हैं, सही भी हो जाता है। कैसे सही हो जाता है? क्योंकि जो रक्त का थक्का जमा हुआ है, जब गरम उसको लगाएंगे तो उसके जो बंध हैं वो टूट जाएंगे, रक्त बहना शुरू कर देता है ऐसा। अच्छा एक बात और बताओ, अगर हम सिकाई, जैसे कहीं दर्द है शरीर के अंदर, ये इंजेक्शन वाला है, अगर सिकाई गर्म पानी से करते हैं, बोतल में भरा, पॉलिथीन के अंदर भरा, या आजकल तो सिकाई करने वाले बास्केट आ रहे हैं, बास्केट मतलब रबड़ की थैलियां आ रही हैं, उसमें भरो पानी गरम और सिकाई करो। उससे पानी से सिकाई करना अच्छा है या रुई से सिकाई करना अच्छा है? रुई से। बताओ कौन सा अच्छा है? किससे, मतलब किससे अच्छा रहेगा? पानी से। क्यों? इसमें लगता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम क्या कहता है? किरचॉफ का नियम ये कहता है ना कि ऊष्मा के अच्छे अवशोषक ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक होते हैं। भाई रेगिस्तान में दिन गर्म रातें ठंडी होती हैं, कारण क्या है उसका कारण यही है कि जब सूरज निकलता है तो रेगिस्तान की मरुभूमि सूर्य की अवरक्त किरणों को जितनी जल्दी अवशोषित करके गर्म हो जाती है, सूरज छिप गया, उतनी जल्दी किरणों को छोड़ भी देती है, उतनी जल्दी छोड़ देती है ये। लेकिन अगर पानी जो है ना, पानी को अगर हम गर्म करें, भाई बात को समझो, ये क्षेत्र है,
इधर तो है सागर, सागर, इधर है भूमि, इधर मिट्टी, भूमि, रेत, गंगा की रेती माना, इधर है भूमि और इधर है गंगा बह रही, इधर पानी है। सूरज का प्रकाश पड़ेगा या कोई झील है, झील यहाँ माना, और जब सूरज का प्रकाश पड़ेगा यहाँ बराबर मात्रा में तो कौन जल्दी गर्म हो जाएगा? पानी का जल्दी गर्म होगा। ये झील जल्दी गर्म होगी कि भूमि जल्दी गर्म होगी? भूमि जल्दी गर्म हो जाएगी ना, रेत जल्दी गर्म हो जाएगा। पानी इतनी जल्दी थोड़ी ना गर्म होगा, भूमि जल्दी गर्म हो जाएगी। और जब सूरज छिप जाएगा तो भूमि ठंडी भी जल्दी हो जाएगी। तो बात को समझो आप, ऊष्मा के अच्छे उत्सर्जक ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं ना। तो जो पानी है देरी से गर्म हुआ है, ठंडा भी कैसे होगा? देरी से होगा। अब बताओ, तवे पर हमने रुई को रखा और जब सिकाई कर रहे हैं, जल्दी गर्म हो गई थी, तवे पर रखने से जल्दी ठंडी हो जाएगी। दूसरा, 2-3 रखने पड़ेंगे या नहीं, रुबड़ के फोए, एक तवे पर रखोगे, एक यहाँ डाल, एक सिस्टम सा बनाना पड़ेगा एक। लेकिन अगर पानी की बोतल गर्म कर लिया, पॉलिथीन के अंदर पानी को हमने भर लिया है, एक बार गर्म करो आराम से, आधा घंटा सिकाई करोगे, आधा पौन घंटा या नहीं। और वो जो पॉली बैग आ रहे हैं आजकल, उसमें भर लिया तो फिर तो 2-3 घंटे का काम हो जाएगा। तो किरचॉफ के नियम के अनुसार ये कार्य करता है, ठीक है। तो मैंने इस बात को छोड़ो, मैंने आपको बताया कि जो रक्त का थक्का है शरीर के अंदर, रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस आइसोटोप, किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आंसर क्या लगाएंगे? सोडियम, Na24 का समस्थानिक का प्रयोग इसमें करते हैं। और भी मैंने आपको बताए हो, और बताओ कुछ समस्थानिकों के बारे में। मैंने आपको बताया कि अगर आपसे पूछ लेगा कि जो पुरानी चट्टाने हैं, चट्टाने, मंगल से कोई टुकड़ा आया है, चंद्रमा से एक टुकड़ा लाया गया है, उसका पता लगाने में किसका प्रयोग करेंगे? चट्टानों की आयु के काल निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है? यूरेनियम 238 का, यूरेनियम 238 का प्रयोग करते हैं। किसमें? चट्टानों की आयु के काल निर्धारण में इसका प्रयोग करते हैं। और भी पूछता है कि अभी माना हड़प्पा सभ्यता से या उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से, मेरठ से, इलाहाबाद से, इलाहाबाद के कोल्डी हवा से पाषाण कालीन उपकरण मिला है, या कोल्डी हवा से हड़प्पा कालीन कोई वो मिली है, हड्डी, कंकाल मिला है, उसकी आयु का पता कैसे लगाएंगे? कार्बन डेटिंग विधि कहलाती है। और उसमें किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 14 का। जीवाश्मों के काल आयु निर्धारण में किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14 का प्रयोग करते हैं जीवाश्म के काल आयु निर्धारण में। जीवाश्म के काल आयु निर्धारण में किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन 14 का। बताओ। सोडियम का शरीर में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने में। यूरेनियम 238 का प्रयोग चट्टानों की आयु का पता लगाने में। मंगल से टुकड़ा आकर के गिरा है, उसका पता लगाएंगे कितने साल पुराना है, तो उसको यूरेनियम 238। यूरेनियम एक्टिव विधि इसको कहते हैं, यूरेनियम एक्टिव विधि। और इसको क्या कहते हैं? कार्बन डेटिंग विधि, कार्बन डेटिंग विधि। और पूछता है कि मस्तिष्क के अंदर ट्यूमर की स्थिति का पता लगाने में किसका प्रयोग करते हैं? ट्यूमर, मस्तिष्क कैंसर जैसा रोग। आर्सेनिक 74, आर्सेनिक 74 का प्रयोग किया जाता है मस्तिष्क में ट्यूमर की स्थिति का पता लगाने के लिए। मस्तिष्क में ट्यूमर की स्थिति का पता लगाने के लिए। आगे बताओ। और एक सवाल पूछता है कि किसका प्रयोग किया जाता है शरीर के अंदर कैंसर के उपचार में? कीमोथेरेपी पढ़ाया है। अगर पूछे कि किस उत्कृष्ट गैस का प्रयोग करते हैं, तब तो आंसर लगाओगे रेडोन। लेकिन हम गैसें नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं पदार्थों के बारे में। तो कोबाल्ट 60, कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है किसमें? कैंसर के उपचार में, कैंसर के उपचार में। ये समस्थानिक है जिनका प्रयोग किया जाता है। और बाकी बिजली संयंत्र, विद्युत संयंत्र में किसका प्रयोग करते हैं? यूरेनियम 235, 36 इनका प्रयोग किया जाता है। रेडियोधर्मी पदार्थों का प्रयोग करते हैं। बताओ एक बार जरा आगे बढ़ते हैं। फिर सोडियम 24 यानी Na24 का प्रयोग रक्त का थक्के की स्थिति का पता लगाने में। यूरेनियम 238 का प्रयोग चट्टानों की आयु का पता लगाने में। कार्बन 14 का प्रयोग जीवाश्म कंकाल की आयु का पता लगाने में। आर्सेनिक 74 का प्रयोग किस में करते हैं? आर्सेनिक 74 का प्रयोग मस्तिष्क में ट्यूमर की स्थिति का पता लगाने में। और कोबाल्ट 60 का प्रयोग किस में करते हैं? कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। आगे बताओ, कुछ और सवालों पर चर्चा करते हैं। सवाल अगला है कि भारत की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई थी?
भारत की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई? सही आंसर, भारत की पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई? वर्ष 1948 को। और दूसरी बताओ कब जारी की गई? दूसरी औद्योगिक नीति, इस पर तो यूपी पैट में भी सवाल बने थे, इस पर सवाल यूपी पैट के पेपर में बने थे। उन्होंने कहा था कि 1991 का जो इतिहास है, जो आर्थिक दौर रहा था, उससे समय सवाल पूछे जाएंगे, और पूछे भी गए थे। तो भारत में जो नई औद्योगिक नीति जारी की गई, नई औद्योगिक नीति, वो कब जारी की गई थी? वर्ष 1991, 1991 के दौर में, जब भारत में मुद्रा का अवमूल्यन भी किया गया था। याद हो आपको? और इसके कितने उद्देश्य थे? 3 उद्देश्य थे इसके 3 उद्देश्य क्या क्या थे? इसका एक उद्देश्य तो था उदारीकरण, एक उद्देश्य था इसका निजीकरण, और एक उद्देश्य था इसका तीसरा वैश्वीकरण। इसका तीसरा उद्देश्य था वैश्वीकरण। भाई आपको याद हो कि भारत में मुद्रा का जो अवमूल्यन हुआ है वो 3 बार हुआ है, 3 बार। 1949 में हुआ था, 1966 में हुआ था, और 1991 में हुआ था। मुद्रा का अवमूल्यन मतलब विदेशी मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा को जानबूझ कम कर लेना क्या कहलाता है? मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। कितनी बार हुआ? 3 बार, 1949, 1966 और 1991 में। और 1991 में तो 2 बार करना पड़ा था, हमने घटा लिया। बात ये थी कि 1991 का जो दौर था, हमारा विदेशी व्यापार कम हो गया था, विदेशों से हमारा लेन देन समाप्त हो गया था, और भारत के पास में मात्र 14 दिन का विदेशी व्यापार बचा था। मतलब इतना विदेशी मुद्रा भंडार था कि हम 14 दिन तक व्यापार कर सकते थे केवल। आज वैसे भारत में विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में कौन से स्थान पर पहुंच गया है? तीसरे स्थान पर। ये अहम भूमिका इसलिए सवाल बनेंगे इससे। तो उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? नरसिम्हा राव उस समय देश के प्रधानमंत्री थे। और उस समय में जो वित्त मंत्री थे वो थे SMS, सरदार मनमोहन सिंह। तो सरदार मनमोहन सिंह जी ने सुझाव दिया कि यदि हम भारत में विदेशी कंपनियों को भी आने का मौका दें, या भारत की कंपनियां विदेशों में जाकर के अपना सामान बेचें, तो क्या होगा? वैश्वीकरण। भाई भारत का सामान भारत में बनकर के विदेशों में बिकने जाएगा, तो जो पैसा कमेगा वो भारत की GDP में जुड़ेगा, भारत की GDP बढ़ेगी, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ेगा। उदारीकरण का मतलब क्या है? उदारीकरण का मतलब यह है कि 1991 के दौर से पहले यदि भारत में कोई फैक्ट्री खुलती थी तो सरकार उससे 2-3 बोरी नोट लेती थी, लाओ रजिस्ट्रेशन करवाने के इतने पैसे दे दो। क्या 2-3 बोरी नोट तो सरकार को देना रजिस्ट्रेशन कराने के, फिर 2-4 बोरी नोट कंपनी फैक्ट्री स्थापित करने में, तो मालिक सोचता था चलो ऐसे काम चला लो। तो बहुत कम स्थापित होती थी भारत में फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैसा था? महंगा। तो मनमोहन सिंह जी ने कहा कि भाई एक काम करो, उदार हो जाओ। उदार मतलब बाद में नहीं, मतलब सस्ते में। जहां 2 बोरी नोट ले रहे हैं ना, 2 बोरी नहीं, 2 गड्डी ले, बस उदार बन जाओ। एक बार फैक्ट्री को स्थापित होने दो जरा, और जब स्थापित करेंगे तो बाद में ले लेंगे टैक्स, तो इनसे मौका तो दो इनको स्थापित होने का। तो उदारीकरण की नीति आई। भारत में किससे संबंधित था? आर्थिक से संबंधित था। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसे कहते हैं? सरदार मनमोहन सिंह को। आर्थिक उदारीकरण का जनक किसको बोलते हैं? सरदार मनमोहन सिंह को। SMS, सरदार मनमोहन सिंह को उदारीकरण का जनक। और जब उदारीकरण आया तो कंपनी जो पिछड़ी जा रही थी, जिसका इरादा नहीं था ना फैक्ट्री लगाने का, फिर तो वो भी लगा रहे। क्यों? रजिस्ट्रेशन सस्ता है, कोई फैक्ट्री तो लगानी है, बिजनेस तो शुरू करना है, सरकार तो रजिस्ट्रेशन सस्ते में ही कर रही है। तो उसको क्या कहा गया? निजीकरण। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। रूस की अर्थव्यवस्था कैसी है? समाजवादी। USA की अर्थव्यवस्था कैसी है? निजी। और जब दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं, जो अर्थव्यवस्था सरकार भी अपना व्यवसाय करती है और एक व्यक्ति भी अपना व्यवसाय करता है, दोनों जिस देश में साथ साथ व्यवसाय करते हैं, तो उसको उसे कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो क्या भारत के में सारे के सारे कार्य सरकार ही करती है? नहीं। ट्रेन सरकार चलाती है,
बसें सरकार चलाती है लेकिन प्राइवेट व्यक्ति भी बस चलाता है। तो कैसी है, दोनों चला रहे हैं तो कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। लेकिन जो 1991 का दौर था उसमें किसको बढ़ावा दिया गया था, निजीकरण को। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, 3 उद्देश्य थे भारत में 1991 के। नई जो औद्योगिक नीति जारी की गई थी, ठीक, इसकी चर्चा समाप्त। आगे बताओ, पहली औद्योगिक नीति कब जारी की गई, 1948 को। दूसरी औद्योगिक नीति या नई औद्योगिक नीति 1991 ईस्वी को। इसकी कहानी समाप्त। और बाकी पूछता है कि भारत की पहली खनिज नीति कब जारी की गई थी, 1951 में। भारत की पहली खनिज नीति ये कब जारी हुई, वर्ष 1951 ईस्वी में भारत की पहली खनिज नीति को जारी कर दिया गया था। पहली वन नीति कब जारी की गई थी, वन नीति 1951-52। और एक वन नीति मैंने आपको बढ़ाई, जिस वन नीति में कहा गया कि भारत के 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए, वो आई थी 1988 ईस्वी में। 1988 की वन नीति में क्या कहा गया कि भारत के 33% भाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए। क्या अभी हो पाए, नहीं हो पाए, अभी नहीं हो पाया। ये हो गए। उसके बाद और आगे कुछ और बताओ। एक पद्धति आई थी भारत में, हाली पद्धति। हाली पद्धति या बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम, वर्ष 1976 ईस्वी को। इसको कब लागू किया गया था, 1976। इसी को कहा गया था हाली प्रणाली, हाली पद्धति से संबंधित थी। क्या थी हाली पद्धति, ये था कि जो वर्कर्स थे, मजदूर, वो मजदूर गुजरात में सबसे ज्यादा प्रचलित थी कि एक जमींदार होता था, जमींदार घराना, उसके यहाँ पर जो व्यक्ति काम करते हैं वहीं काम करेंगे, उसके बाद उसकी संतान भी वही काम करेगी, उसके बाद उसके पोते भी, उसके परपोते भी वही काम करेंगे। इसको कहते थे बंधुआ मजदूरी। उसी खानदान के, उसी परिवार के घर में काम करना है आपको, उसी राजा के, उसी सेठ के घर में काम करना है, उसको कहते थे बंधुआ मजदूरी। और उसको समाप्त करने के लिए एक अधिनियम बनाया गया कि व्यक्ति की मर्जी है कोई कहीं भी कार्य करे, नहीं करता आपके यहाँ, जहाँ से वैसे मिलेंगे वहां करेगा। बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1900। तो पूछेगा हाली पद्धति को समाप्त करने के लिए बंधुआ मजदूरी अधिनियम कब लाया गया, 1976 ईस्वी को। एक अधिनियम और एग्जामिनर पूछता है कि भारत में हाथ से मैला उठाने के कार्यक्रम को कब प्रतिबंधित कर दिया गया था। बहुत पूछ रहा था, यूपीपी में आने वाले सवाल हैं ये। हाथ डाउन हो गया, प्रतिबंधित, इसको कब प्रतिबंधित किया गया था, वर्ष 1993 ईस्वी को। 1993 ईस्वी को इस अधिनियम को लागू कर दिया गया था। ठीक, बाकी बताओ, भारत में विश्व में कब मनाते हैं विश्व मजदूर श्रमिक डे, 1 मई को। अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना कब हुई, अंतरराष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO 1919, मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय। कहाँ है मुख्यालय, जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है भारत के राज्यों के महत्वपूर्ण उत्सव। SSC GD वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है, रटकर रखने हैं ये सारे के सारे महोत्सव। सबसे पहला है खीर भवानी उत्सव। खीर भवानी उत्सव मनाया जाता है जम्मू कश्मीर में। यह है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र का, यहाँ का। नेक्स्ट अगला है नुआखाई उत्सव, उड़ीसा। यह मनाया जाता है उड़ीसा में। लाई हरोबा उत्सव, मणिपुर। यह मणिपुर में मनाया जाता है। भिगोली बिहू, असम, या रंगोली बिहू पूछे, असम। भिगोली बिहू और रंगोली बिहू उत्सव मनाए जाते हैं असम राज्य के अंदर, असम में, यहाँ असम में। नेक्स्ट आगे है बसंत उत्सव, शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल। ये उत्सव है पश्चिम बंगाल का उत्सव, शांति निकेतन वाले क्षेत्र का। शांति निकेतन के लोग इसको मनाते हैं। नेक्स्ट है
उत्तरायण पर्व मनाया जाता है गुजरात में। ये पर्व गुजरात राज्य का प्रमुख पर्व है, उत्तरायण पर्व। साथिया गुजरात की लोक कला शैली है, वो पिछले पेपरों में पढ़ाई थी। ओणम पर्व मनाया जाता है केरल में। केरल, ओणम पर्व केरल में मनाया जाता है। केरल में इस पर्व के समय में केरल की जो झील है वेम्बनाड झील, उस वेम्बनाड झील में एक विशाल नौकाओं की प्रतियोगिता की आयोजित की जाती है। वहाँ एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, उस द्वीप से इस प्रतियोगिता का आयोजन होता है और जो टीम जीतती है उसको वेलिंगटन ट्रॉफी दी जाती है। एग्जामिनर पूछता है वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो नौकायन से। वो नौकायन पर्व वेलिंगटन ट्रॉफी ओणम पर्व के समय में आयोजित की जाती है प्रतियोगिता। नेक्स्ट है तवांग उत्सव मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में। तो तवांग अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश। तवांग एक मठ है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश। पिछले दिनों कुछ मठ लिखा है मैंने, जैसे दीक्षा मठ है महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र दीक्षा मठ नागपुर में है, जहाँ भीमराव अंबेडकर जी ने 50,000 अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। दीक्षा मठ को भारत का सबसे बड़ा मठ माना जाता है। दीक्षा मठ महाराष्ट्र नागपुर और तवांग मठ अरुणाचल प्रदेश के अंदर है। अरुणाचल प्रदेश में तवांग उत्सव मनाया जाता है। बैसाखी उत्सव मनाया जाता है पंजाब और हरियाणा में। पंजाब और हरियाणा दोनों पहले एक ही राज्य थे और उनको अलग कर दिया गया था वर्ष 1966 ईस्वी को, दोनों को अलग किया गया। बाली यात्रा उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। बाली यात्रा उड़ीसा का प्रमुख पर्व है। खर्ची पूजा मनाया जाता है त्रिपुरा में। खर्चीपुरा त्रिपुरा का उत्सव है। गुड़ी पड़वा ये मनाया जाता है पंजाब। नए वर्ष का यह उत्सव है। नए वर्ष के समय में नव वर्ष के रूप में इस पर्व को मनाया जाता है। खीर भवानी उत्सव जम्मू कश्मीर में। नुआखाई उत्सव मनाया जाता है उड़ीसा के अंदर। नुआखाई उड़ीसा, उड़ीसा। लाई हरोबा उत्सव मणिपुर, यहाँ मणिपुर में। भिगोली उत्सव, भिगोली बहू या रंगोली बिहू पूछे तो असम, असम ब्रह्मपुत्र नदी ज़्यादातर असम राज्य में बहती है, असम में। बसंत उत्सव मनाया जाता है पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में, पश्चिम बंगाल बसंत उत्सव। उत्तरायण पर्व गुजरात में मनाया जाता है, गुजरात में उत्तरायण पर्व। ओणम पर्व भारत के केरल राज्य का पर्व है। यहाँ एक झील है वेम्बनाड झील, उस झील से इसका आयोजन किया जाता है। तवांग अरुणाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों में 7 सिस्टर राज्यों में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी एंट्री करती है। सबसे कम जनघनत्व है अरुणाचल प्रदेश का, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। नेक्स्ट है बाली यात्रा या धनु यात्रा उत्सव मनाए जाते हैं। ये उड़ीसा राज्य के पर्व हैं, उड़ीसा के। नेक्स्ट खर्ची पूजा उत्सव मनाया जाता है त्रिपुरा में, खर्ची पूजा त्रिपुरा के अंदर। नेक्स्ट गुड़ी पड़वा मनाया जाता है पंजाब में। गुड़ी पड़वा किस राज्य से संबंधित है? प्रमुख पंजाब राज्य से संबंधित है। ये भारत के महत्वपूर्ण पर्व है। नेक्स्ट बीजेपी सरकार द्वारा लाई गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में प्रावधान है। इनसे संबंधित एक सवाल केंद्र की योजनाओं में एग्जामिनर पूछने के पूरे चांस रहेंगे एसएससी जीडी के एग्जाम में। सबसे पहले लिखा गया है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई 25 दिसंबर सन 2000 को। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी समय प्रधानमंत्री, उनके समय में इसकी शुरुआत हुई। 25 दिसंबर को उनका दिवस मनाया जाता है, सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई वर्ष 2001 को। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत वर्ष 2001 को हुई। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत वर्ष 2009 को हुई। महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वर्ष 1987 को लाया गया और इसका उद्देश्य था विद्यालयों में शिक्षा संबंधी व्यवस्था को उपलब्ध कराना, जैसे डस्टर, मार्कर, डस्टर, चाक वगैरह उपलब्ध कराना, किताबें उपलब्ध कराना के लिए लाई गई है।
इसका नेक्स्ट राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसकी शुरुआत हुई वर्ष 1988 को। राष्ट्रीय साक्षरता मिड डे मील योजना लाई गई शिक्षा से संबंधित बच्चों को, दोपहर भोजन योजना, मिड डे मील योजना MDM, दोपहर भोजन योजना, इसकी शुरुआत 1995 को हुई, 1995। नेक्स्ट स्कूल चलो अभियान, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत हुई 2001 ईस्वी से। और नेक्स्ट है स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई 2 अक्टूबर 2014, 2 अक्टूबर 2014 को। और अब इस योजना को कर दिया गया है पूरा, इस योजना को, और इसका नाम भी परिवर्तन 2019 को 2 अक्टूबर को ये योजना हो गई है पूरी, और इसका नाम अब कर दिया गया है बदला भारत। ये महत्वपूर्ण योजना है केंद्र की। नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण योजनाएं लाई गई हैं उनसे संबंधित एग्जामिनर सवाल पूछता है।